सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 मुगल वंश का भाग 4 कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग दोस्तों भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक दोस्तों हमारा है महाराणा प्रताप एवं मुगल। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना दोस्तों को नहीं भूलेगा। ओके, और वीडियो को जिन लोगों को लगता है कि वॉइस स्लो आ रही है वो प्लीज़ वॉइस को यूट्यूब के सेटिंग में जाके 1.5x या तो 2.0x कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप एवं मुगल प्रारंभिक जीवन जो है इनका पहले देख लेते हैं। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश का महान राजा था। गलत लिखा है दोस्तों, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे। ठीक है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में कुल 25 वर्ष तक शासन किया। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह एवं माता जयवंता बाई थीं, जो पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थीं। ठीक है, पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थीं। महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जिनका जन्म जो है वह 1597 विक्रमी संवत एवं मृत्यु जो है 1597 ईस्वी में हुई। ठीक है दोस्तों, आगे है महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल यानी कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी ब्रैकेट में है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत के अनुसार 1597 ईस्वी को हुआ। तो दोस्तों विक्रम संवत जो कि हमारा आज भी प्रचलित है, नेपाल में इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जो कि 57 ईस्वी जुड़ जाता है। जो वर्तमान में जो भी ईयर चल रहा है अगर हम उसमें 57 ईस्वी 57 ईयर्स और जोड़ देते हैं तो वो विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग जो है दोस्तों नेपाल का जो भी ईयर चल रहा है अगर आप लोग वो निकालना चाहें तो बस आज का जो वर्तमान में जो ईयर है उसमें 57 ईयर्स ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ के अनुसार जन्म जो है वह कुंभलगढ़ में झाला रानी के महल में हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका यानी भीलों में, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा नॉइस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका जो ब्रैकेट में भीलों में छोटे बालक को कीका कहते हैं। ठीक है, कीका था। महाराणा प्रताप को कर्नल टॉट ने मेवाड़ केसरी कहा है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। और एक बात आपको बता दें दोस्तों, मुगल वंश का में अकबर जो महान सम्राट थे उनसे लोहा लेने वाले केवल ये ही एक ऐसे शासक थे और इनके मृत्यु पर अकबर को शोक भी हुआ था। ठीक है, चलिए सम्मान भी करते थे अकबर इनका। आगे राज्याभिषेक देख लेते हैं इनका। उदय सिंह ने अपनी रानी भटियानी क्षीरबाई यानी धीरबाई के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। अखैराज सोनगरा ने जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बनाया। इस अवसर पर पंडित कृष्णदास नामक ब्राह्मण ने 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की कमर में राजकीय तलवार बांधकर गोगुंदा उदयपुर में राज तिलक किया, लेकिन
विधिवत रूप से राज तिलक राव चंद्रसेन की मौजूदगी में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। आगे देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऑडियो बुक है, ठीक है, और इसे 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। आगे है दोस्तों, सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया। महाराणा उदय सिंह पुत्र जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। मतलब कि जब उनका मतलब गद्दी दिया गया महाराणा को, तो वो नाराज होकर जो है वो अकबर के शरण में चले जाते हैं, यही कहा जाता है इसमें। और अकबर ने इन्हें जहाजपुर का प्रदेश दे दिया। बाद में सिरोही का कुछ भाग जागीर में दे दिया था, लेकिन वहाँ के सरदारों ने इसका विरोध किया था। सिरोही के देवड़ा सुल्तान ने 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में जगमाल को पराजित किया। दत्तानी के युद्ध में जगमाल को क्या किया गया? पराजित किया गया, और जगमाल इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। संधि वार्ता के प्रयास देख लेते हैं क्या क्या था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु निम्न 4 संधि प्रस्तावों को भेजा गया। पहला 1572 ईस्वी में जलाल खां, 1573 ईस्वी में राजा मान सिंह और 1573 ईस्वी में भगवंत दास तथा 1573 ईस्वी में ही टोडरमल को भी भेजा गया, लेकिन ये असफल रहा। महाराणा प्रताप नहीं हुए, हिले ही नहीं, ना डरे ना हिले, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आगे कुछ विद्वानों के अनुसार महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अपमान किया था, इसलिए मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर को युद्ध हेतु भड़काया, जिसका परिणाम हल्दीघाटी था। लेकिन अमरकाव्य वंशावली में मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे प्रमुख सैनिक अभियान, ठीक है, 1576 ईस्वी में भेजा गया था मान सिंह को। 1576 ईस्वी में भगवंत दास, मान सिंह एवं कुतुबुद्दीन खां को भेजा गया, और 1576 ईस्वी में स्वयं अकबर गया था। ठीक है, इसी तीनों वर्ष में हुआ और बार बार ये लोग गए थे, और बाद में अकबर भी स्वयं गया। आगे दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा और 1 से 2 बार जरूर इसे पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में ही रची थी। 18 जून 1576 ईस्वी में गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का युद्ध या रक्त तलाई का युद्ध हुआ। ठीक है, हल्दीघाटी को युद्ध को दोस्तों हम लोग रक्त तलाई का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देगा तो लोग कुछ और मार के मत आ जाइएगा। हल्दीघाटी का युद्ध ही रक्त तलाई का युद्ध था। हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सेनापति राजा मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ। आगे पंडित सदाशिव द्वारा रचित ग्रंथ राज रत्नाकर में हल्दीघाटी के युद्ध कारण मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य में हुए मतभेद को माना है। ठीक है, उनके अनुसार था। आगे हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। मुगल चंद्रावल का नेतृत्व सैयद हासिम ने किया था। हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी सेनापति आसफ खां था। ठीक है, मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए मोलेला गांव यानी राजसमंद में पड़ाव डाला था।
ठहरा था, रुका था। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई तथा सेना ने लोह सिंह गांव यानी राजसमंद में पड़ाव डाला। आगे महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा उदयपुर में था। हल्दीघाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र केलवाड़ा राजसमंद को बनाया है। आगे हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल सेना, जिसे हम सेना का अग्रिम भाग भी कहते थे, हरावल सेना का नेतृत्व जो है वह एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी पठान ने किया था। हकीम खां सूरी का मकबरा खमनौर यानी राजसमंद में बना है। हल्दीघाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व पूंजा ने किया है। महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भीलों को उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। हल्दीघाटी युद्ध को बनास का युद्ध तथा हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हल्दीघाटी के युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है, ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, या तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा पॉइंट बनाकर। बनास का युद्ध हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल टॉट ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। थर्मोपल्ली नामक मूल युद्ध फारसी सेनानायक जरेक्स एवं यूनानी वीर सेनानायक लियोनिडास के मध्य हुआ था। इसलिए कर्नल टॉट ने लिखा है कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहां थर्मोपल्ली जैसी भूमि न हो और लियोनिडास जैसा वीर नहीं है। हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध एवं बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने क्या कहा? खमनौर का युद्ध, और बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, आगे हल्दीघाटी युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी मौजूद था। हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है इतिहासकार बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारिख में किया है तथा युद्ध के बाद बदायूनी ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगा। ठीक है, आगे हल्दीघाटी युद्ध के शुरुआत में राजपूतों ने मुगल सेना को पीछे हटा दिया था, लेकिन रिजर्व सेना का सेनापति मिहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, जिससे मुगल सेना में वापस जोश आ गया और इसी जोश ने मुगल सेना को विजय दिलाई। महाराणा प्रताप की सेना में राम प्रसाद, गजमुक्ता एवं लूना हाथी थे। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम जो था वह राम प्रसाद था, जिसे अकबर ने बाद में पीर प्रसाद नाम दिया था। हल्दीघाटी युद्ध में राजा मान सिंह का हाथी मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अकबर के हाथी का नाम हल्दीघाटी के युद्ध में क्या था? हवाई था। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। ठीक है, और जो महाराणा प्रताप का जो प्रिय हाथी था उसका नाम क्या था? राम प्रसाद था। ठीक है, याद रखिएगा। झाला विदा या झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का राज्य चिन्ह लेकर स्वयं लड़ना शुरू किया तथा हल्दीघाटी युद्ध में अपना बलिदान देकर प्रताप को युद्ध के मैदान से निकाला। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, लेकिन राज प्रशस्ति एवं राजविलास के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुआ।
हल्दीघाटी स्थान गोगुंदा एवं खमनौर की पहाड़ियों के बीच बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी को बादशाह बाग नाम दिया। राजसमंद में प्रत्येक वर्ष हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। हल्दी घाटी के मैदान को वर्तमान में स्वाधीनता प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल कहा जाता है। चेतक की समाधि बलीचा गांव में बनी है। चेतक की समाधि को चबूतरा कहा जाता है। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था, जो कि उनके आँखों के इशारों को भी समझकर अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेता था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रताप एवं शक्ति सिंह रणछोड़ भट्ट के ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के अनुसार महाराणा प्रताप की युद्ध से बच निकलने के बाद उनके भाई शक्ति सिंह से भेंट हुई। शक्ति सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप को घोड़ा देकर सहायता की गई थी। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार शक्ति सिंह की मृत्यु अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के घेरे में 1568 ईस्वी में ही हो गई थी। प्रताप एवं भामाशाह, इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। पाली के भामाशाह एवं ताराचंद ने प्रताप को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। कर्नल टॉट ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा है। ठीक है, महादानी कर्ण सबको पता है, महाभारत में एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार थे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप की सेना कोलियारी गांव यानी उदयपुर रुकी एवं कोलियारी गांव के निकट ही कमलनाथ पर्वत के पास आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात कोलियारी गांव उदयपुर में महाराणा प्रताप एवं इनके घायल सैनिकों का उपचार किया गया। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद चित्तौड़ एवं उदयपुर पर अधिकार कर लिया तथा अकबर ने उदयपुर का नाम जो है वह मुहम्मदाबाद कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कुछ ब्रैकेट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको देख लेते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान क्या थे? आइए वर्ष जो है दोस्तों और नेतृत्वकर्ता के बारे में देख लेते हैं। 1577 से 78 ईस्वी में शाहबाज खां को भेजा गया। 1578 से 79 ईस्वी के बीच में शाहबाज खान को ही भेजा गया। 1579 से 80 ईस्वी के बीच में शाहबाज खान ही गए और 1580 से 81 ईस्वी के बीच में अब्दुल रहीम खाना गए। ठीक है, खान बाबा। आगे हैं 1584 से 1585 ईस्वी में दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया। कुंभलगढ़ का युद्ध देख लेते हैं। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को राजधानी बनाया तथा 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया गया। महाराणा प्रताप का दूसरा एवं अनौपचारिक राज्याभिषेक जो है वह 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय मारवाड़ का राजा जो था वह चंद्रसेन वहाँ मौजूद था। कुंभलगढ़ का युद्ध जो है वह 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए मुगल सेना भेजी। दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में सफलता की कोई आशा न दिखाई देने पर महाराणा प्रताप अपने
योद्धा राव भान सोंगरा को दुर्ग सौंपकर खुद सुरक्षित स्थान पर चला गया था। राव भान सोनगरा अपने साथी सिंधल सूजा के साथ मुगल सेना का वीरता से सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, हालांकि अकबर जो है वो सबको अपने संधि के अनुसार मिला लेता था दोस्तों, युद्ध भी नहीं करना पड़ता था, और जो छोटे मोटे राजा थे उनसे अगर वो नहीं मानते थे तो उनसे लड़कर भाई जीत जाता था। बट सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दिया था दोस्तों महाराणा प्रताप ने ही उन्हें दिया था, क्योंकि ये ना झुकते थे ना ही हार में विश्वास रखते थे। हालांकि अपने मृत्यु तक उन्होंने हार को स्वीकार ही नहीं किया। आगे महाराणा प्रताप ने छाछन की पहाड़ियों उदयपुर में रहकर समय बिताया। महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे पवार जंगलों में प्रताप के साथ रही तथा अमर सिंह प्रथम अजब दे पवार का ही पुत्र था। कौन? अमर सिंह प्रथम, याद रखिएगा। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार शहबाज खां को, चौथी बार अब्दुल रहीम खान को और तथा अंतिम एवं 5वीं बार जगन्नाथ कछवाह को प्रताप के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा था। मेवाड़ में दिवेर यानी राजसमंद, देसूरी जो कि राजसमंद में ही है, और देवल जो कि डूंगरपुर में था, एवं देबारी उदयपुर 4 प्रमुख ठिकाने थे। मेवाड़ में दिवेर जिसे हम राजसमंद, देसूरी, देवल एवं देबारी जो कि उदयपुर में था 4 प्रमुख ठिकाने थे। सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना जो था दोस्तों वह दिवेर ठिकाना था, जहां अकबर ने सुल्तान खां को मुख्तियार नियुक्त किया था। दिवेर का युद्ध देख लेते हैं, ये महाराणा प्रताप के समय का ये सब युद्ध है दोस्तों। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 ईस्वी में मुगलों का विरोध शुरू किया। दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है। दिवेर युद्ध में सुल्तान खां मारा गया। दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुर्रिल्ला यानी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त की। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलगढ़ यानी विभिन्न मुगल ठिकाने पर आक्रमण किया और उन सभी 36 मुगलों की चौकियों को जीत लिया, जिसके फलस्वरूप मेवाड़ की 36 मुगल चौकियां मुगलों द्वारा बंद कर दी गई। मेवाड़ की 36 मुगल चौकियां जो है वो मुगलों द्वारा क्या हो गया दोस्तों? बंद कर दिया गया। आगे मैराथन का युद्ध फारसी सेनानायक हिप्पियस एवं एथेंस के सेनानायक मिल्टिएट्स के मध्य यूनान की भूमि पर हुआ था। इस युद्ध में एथेंस अपना सम्मान बचा पाया था, इसलिए कर्नल जेम्स टॉट ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। आगे है दोस्तों प्रताप के अंतिम वर्ष देख लेते हैं। हालांकि उनको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाया। 1584 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवाहा को भेजकर अंतिम अभियान किया, लेकिन माडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1584 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक अंतिम 13 वर्षों में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब बिना संधि किए ही संधि था। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मंडल भीलवाड़ा में बनी हुई है। ठीक है, मंडल भीलवाड़ा में बनी हुई है। 1585 ईस्वी में प्रताप ने अपनी आपातकालीन एवं अंतिम राजधानी
चावंड यानी उदयपुर को बनाया। दिवेर विजय एवं चावंड को राजधानी बनाने के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। पूरे मेवाड़ पर क्या किया दोस्तों? अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं इस पेज को। यहाँ से धोलिया गांव उदयपुर में संकट के समय महाराणा प्रताप का परिवार निवास करता था। ठीक है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में चावंड में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। ठीक है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली यानी उदयपुर में बनी है। महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी जो कि उदयपुर में है एवं दिवेर राजसमंद में बना है। प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियां ये देख लेते हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ। इस शैली का 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के समय का रागमाला पर नसीरुद्दीन चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र महत्वपूर्ण है। चावंड चित्र शैली का जन्म जो है वह महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ था, जबकि इस चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है दोस्तों वह महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का शासनकाल था। चावंड में चामुंडा देवी का मंदिर महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया। महाराणा प्रताप के काल में इनके दरबारी लेखक चक्रपाणि मिश्र द्वारा विश्ववल्लभ राजतिलक पद्धति एवं मुहूर्त मार्तंड्य की रचना की गई। कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित पीथल एवं पाथल में ये पंक्तियां हैं। अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्हो सो अमरियो चीख पणियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। ठीक है। आगे है दोस्तों महाराणा प्रताप और इनका परिवार हल्दी घाटी युद्ध के बाद जंगलों में निवास करते थे। एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को घास की रोटी खाने के लिए दी, लेकिन एक जंगली बिल्ला इस रोटी को लेकर भाग गया। अमर सिंह भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा। यह महाराणा प्रताप से देखा नहीं गया। इस क्षण महाराणा प्रताप ने सोचा था कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन पीथल ने आकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाया। एक सेकंड दोस्तों, आगे है दोस्तों जगाया। पाथल एवं पीथल। सुजानगढ़ चूरू में कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल एवं पीथल, जिसे हम राजस्थानी भाषा में था पाथल एवं पीथल में पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए तथा पीथल शब्द का प्रयोग जो है वह पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र के लिए किया है। कन्हैयालाल सेठिया की अन्य रचनाएं जो हैं वह धरती धोरारी, लीलटास बनफुल है। ठीक है। आगे देखते हैं जहांगीर। इस प्रकार से दोस्तों हमारा महाराणा प्रताप समाप्त होता है। अब हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे। ठीक है। मुगल वंश में अकबर का शासन की समाप्ति के बाद हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं जहांगीर। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, जिनका जन्म जो है दोस्तों 30 अगस्त 1569 ईस्वी में
1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहता था। ठीक है। नोट, सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? फरजंद की उपाधि। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर की माँ हरखा भाई मरियम उज्जमानी, जिसे हम लोग जोधाबाई कहते हैं ना दोस्तों, उन्हीं को हरखा बाई उनका असली नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। जोधा अकबर देखकर जोधाबाई मत भूलिएगा, हरखा बाई को ही जोधाबाई कहा जाता है। ठीक है। जहांगीर की माँ हरखा बाई, जिसे हम मरियम उज्जमानी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जहांगीर का प्रथम विवाह जो है वह 1585 ईस्वी में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ। खुसरो किसका नाम है दोस्तों? जहांगीर का बेटा शाहजहां। ठीक है, याद रखिएगा, खुसरो बचपन का नाम है ये। ठीक है, जन्म हुआ, जिसे बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। खुर्रम, एक सेकंड दोस्तों, कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ, जिसे बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? एक सेकंड रुकिए। सही बात है, गलत हम पढ़ दिए हैं, क्षमा करिएगा दोस्तों। खुसरो यहाँ जो है वो नहीं होगा, खुर्रम होगा। शाहजहां का नाम जो है वो खुर्रम था। ठीक है, आगे आएगा आप लोगों को। ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। चलिए, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। मानबाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ। ठीक है, खुर्रम आ गया ना दोस्तों, ये असली है, यही है, यही पॉइंट जो है। खुसरो जो है कन्फ्यूज़न में आ गया था। चलिए, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। खुर्रम जो है वो शाहजहां का नाम था बचपन का, और जोधाबाई जो है दोस्तों वह सलीम की वो थी, बीबी थी, ना कि अकबर की। अकबर की बीबी का नाम हरका बाई था। ठीक है, याद रखिएगा, गलत दिखाया जाता है, आप लोग उसको नेगलेक्ट करिए। चलिए, जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ था। खुर्रम जोधाबाई का पुत्र था। जोधाबाई को मलिका-ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म साहिबा-ए जमल से और चौथे पुत्र सहरयार का जन्म जो है एक रखेल से हुआ था। करमशी जहांगीर की अन्य राजपूत पत्नी थी। करमसी जो है वह जहांगीर की अन्य राजपूत पत्नी थी। मेहरुनिसा बेगम मुस्लिम पत्नी थी। मेहरुनिसा को नूरजहां कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था, अब तो समाप्त हो गई। 3 नवंबर 1605 ईस्वी के दिन आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। उसने स्वयं ही राजमुकुट पहन लिया था। जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने नाम में नूरुद्दीन यानी प्रकाश शब्द जोड़ा था। नूरुद्दीन जोड़ लिया था। ठीक है, नूरुद्दीन जहांगीर ने आगरा किले के शाहबुर्ज में 30 गज लंबी न्याय की जंजीर, जिसे हम जंजीर-ए अदली लगवाई, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थीं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। जहांगीर ने आगरा किले के शाहबुर्ज में 30 गज लंबी न्याय की जंजीर यानी जंजीर-ए अदली कहा जाता था लगवाई, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। जहांगीर का प्रथम एवं महत्वपूर्ण शिक्षक अब्दुल रहीम खाना था, जिनसे उन्होंने तुर्की भाषा सीखी। बाद में उन्होंने अब्दुल नबी से ही भी शिक्षा प्राप्त की थी। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित कराई। ये प्रशासन संबंधित अध्यादेशों का नियमन था।
नियमन था जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है। यह निम्नलिखित है। जहांगीर की 12 घोषणाएं क्या क्या थी या अध्यादेश था, उसको देखते हैं। पहला है दोस्तों ज़कात, तमगा, मीर बहरी आदि करों का निषेध। दूसरा, सड़कों पर चोरी तथा डकैती के बारे में नियम। तीसरा, मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार से संबंधित नियम। मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकारी न होने पर सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाती थी। ठीक है, जब कोई उत्तराधिकार नहीं रहेगा तो सरकार लेकर उसका यूज करेगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर दोस्तों, शराब और अन्य सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक। पांचवा नंबर था दोस्तों घरों की कुर्की तथा सज्जा के रूप में अंग विच्छेद का निषेध। नंबर 6, संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर रोक। नंबर 7, चिकित्सालयों की सुविधाओं का विस्तार करना। नंबर 8, गुरुवार तथा रविवार को पशु वध पर निषेध करना। देखें, पिताजी एक दिन वध पर निषेध करा रहे थे तो बेटा भैया दोनों दिन बंद करवा दिया। चलिए, अच्छा है, कुछ तो सीखा। नोट, गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था जबकि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। वाह, क्या बात है। चलिए, 9वां नंबर, रविवार के प्रति सम्मान। ठीक है। 10वां, जागीरों तथा मनसबों का प्रमाणीकरण। 11 नंबर, मदद ए मास अथवा एम्मा भूमि का प्रमाणीकरण। नंबर 12, कैदियों को आम माफ़ी। ठीक है, ये 12 अध्यादेश थे उसके। 12 घोषणाएं या अध्यादेश को वाक़यात ए जहांगीरी में दस्तूर उल अमल कहा गया है। जहांगीर ने नाक व कान काटने के दंड को अवैध घोषित कर दिया। बलात मुसलमान बनाने, हिजड़ों के व्यापार एवं दूध कीड़ा यानी जो होता है ना जुआ, दूध कीड़ा जो हमारे महाभारत में भी खेले गए थे, जिनके वजह से इतना प्रपंच हुआ। ठीक है, महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ। दूध कीड़ा जुआ को बंद करवा दिया गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने शासक बनने के पश्चात फरीद बुखारी को मीर बख्शी का पद एवं मीर बख्शी का पद एवं साहिब उस सेफ व लकलाम जिसे हम कमल एवं तलवार का धनी कहते थे, लकलाम की उपाधि तथा शरीफ खां को वजीर का पद एवं अमीर उल उमरा की उपाधि और वीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब प्रदान किया। जहां, एक सेकेंड, ये डॉग लोग परेशान कर रहे हैं। 3000 का मनसब प्रदान किया। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं जहांगीर के काल में विद्रोह देख लेते हैं दोस्तों। पहला, खुसरो को जब देख रहे हैं दोस्तों वही खुर्रम वाला याद आ रहा है, शाहजहां के बारे में। चलिए, नंबर 1, अमीर खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के शासक बनते ही प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में कर दिया। खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का तरन तारन में आशीर्वाद प्राप्त किया। किसमें? अर्जुन देव का क्या था? तरन तारन में आशीर्वाद प्राप्त किया तथा अपने माँ मान सिंह एवं ससुर अजीज कोका का भी परोक्ष समर्थन प्राप्त किया। आगे, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया। आगे, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के मित्र मियां मीर से सानिध्य स्थापित किया।
मतलब अपने पक्ष में मिला लिया। खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। भेरावल नामक स्थान पर क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ। खुसरो पराजित हुआ, जहांगीर से हार गया। जहांगीर ने उसे महावत खां द्वारा अंधा करवा दिया। एक सेकेंड, ये लोग परेशान कर, अंधा करवा दिया। हालांकि बाहर थोड़ी नॉइज़ हो रही थी दोस्तों, इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, कोशिश करते हैं। तथा 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुर्रम यानी शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी। ये लोग नहीं मानेंगे लगता है आज। आगे, खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया है। खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया है। इसी विद्रोह के समय जो है जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। मानबाई एवं खुसरो का मकबरा खुलदाबाद यानी खुसरो बाग इलाहाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ग्वालियर के किले को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश मुगल विद्रोही शहजादों को इसी किले में बंदी बना कर रखा जाता था। नंबर दूसरा पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ कवर कर लिए हैं। एक सेकेंड देखते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था, खुसरो का विद्रोह। और दूसरा है हमारा राय सिंह का विद्रोह। बीकानेर के राजा राय सिंह ने एक ज्योतिषी द्वारा जहांगीर के शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी से प्रभावित होकर विद्रोह किया, जिसे दबा दिया गया। तीसरा है बंगाल विद्रोह। बंगाल में अफ़गानों ने 2 बार विद्रोह किया। सर्वप्रथम उस्मान खां एवं दूसरी बार मूसा खां। 12 भाइयों का विद्रोह था, मूसा खां ने किया। नंबर 4 है दोस्तों, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा, थोड़ा धुंधला प्रिंट आ गया है, कोई नहीं। नंबर 4 शाहजहां का विद्रोह देखते हैं। ये भी तो एक विद्रोह था। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर चढ़ाई का आदेश दिया। शाहजहां ने मांग की कि उसे संपूर्ण पंजाब व रोहतासगढ़ का किला दिया जाए, तभी वह कंधार जाएगा। जहांगीर ने इस मांग को ठुकरा दिया। जब नूरजहां ने शहरयार के मनसब में वृद्धि करवाकर उसे कंधार जाने वाली सेना का नेतृत्व दिलवा दिया, तब शाहजहां ने अब्दुल रहीम खाना के सहयोग से 1622 से 1623 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। आगरा के निकट बिलोचपुर में महावत खां ने शाहजहां को परास्त कर जहांगीर के दरबार में लाया गया। क्या था दोस्तों, उस समय एक पुत्र अपने बाप से लड़ रहा है, क्या है स्थिति? यही संस्कार है। गलत था। अकबर के टाइम और सलीम के टाइम में तो ऐसा नहीं था। अब सलीम का बेटा जहांगीर ऐसा हरकत कर रहा है। जहांगीर का बेटा शाहजहां ऐसा हरकत कर रहा है, क्षमा करिएगा। वही आगे दोस्तों, जहांगीर ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसके 2 पुत्रों दारा एवं औरंगजेब को जमानत के रूप में अपने पास रखा और शाहजहां को दक्षिण में रहने एवं जीवन यापन हेतु बालाघाट की जागीर दी गई। अरे जहांगीर भाई, उसी समय औरंगजेब को निपटा दिए होते तो ऐसा काम भी नहीं होता। वो अपने पिता को बंदी भी ना बनाता, मारता भी नहीं, जिसके लिए इतना अपशब्द बोला जाता है। आगे जहांगीर, अब चलो जो हो गया सो हो गया। आगे है विद्रोह काल में शाहजहां को संरक्षण मेवाड़ के करण सिंह ने दिया था।
ठीक है। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, जो मुगल वंश का पीरियड है उसका क्रम जरूर याद करिएगा। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा दोस्तों शाहजहां, शाहजहां का बेटा दो थे, दारा और औरंगजेब। हालांकि बेटे तो थे, मतलब जो प्रमुख है शासक जो बना उसका जोड़ा जाता है औरंगजेब। ठीक है, ये क्रम इतना तो कम से कम याद करिएगा। आगे है 5वां नंबर, महावत खां का विद्रोह। महावत खां का मूल नाम जो है जमाल बेग खां था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने नूरजहां के रुष्ट व्यवहार के कारण विद्रोह कर जहांगीर को कश्मीर में झेलम तट पर बंधक बना लिया, जिसे नूरजहां ने छुड़वा लिया। महावत खां को अमीर उल उमरा का पद प्राप्त था। ठीक है, जहांगीर के अभियान एवं साम्राज्य विस्तार देखते हैं। पहला, मेवाड़ पर आक्रमण एवं संधि। जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। मेवाड़ पर 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज, 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां एवं 1615 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में क्रमिक आक्रमण किए गए। परवेज एवं अमर सिंह के मध्य 1605 ईस्वी में देबारी का अनिर्णित युद्ध हुआ। ठीक है, अमर सिंह कौन था दोस्तों? महाराणा प्रताप का बेटा। ठीक है, अनिर्णित युद्ध हुआ। अंततः खुर्रम के सैनिक दबाव व रणनीति के कारण 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह यानी राणा प्रताप का पुत्र जो था राणा अमर सिंह व मुगलों के बीच संधि हो गई। आगे देखते हैं, संधि हो गया। आगे संधि की क्या क्या शर्तें थी, आइए उसको देख लेते हैं। संधि की शर्तें पढ़ते हैं। पहला नंबर, राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया व मुगलों के 1500 सैनिक छोड़ दिए। दूसरा पॉइंट, राणा ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने की सहमति दी। उसे 5000 जात व सवार का मनसब दिया गया। नंबर 3, मेवाड़ का मुगलों द्वारा जीता गया क्षेत्र व चित्तौड़ का किला इस शर्त पर राणा अमर सिंह को वापस दिया कि चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया। संधि में अमर सिंह का प्रतिनिधित्व उसके मामा सुबकरण एवं हरिदास ने किया था। इस संधि के पश्चात खुर्रम को शाह की उपाधि मिली थी। मेवाड़ से संधि जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि से राणा अमर सिंह को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट युवराज करण सिंह को सौंपकर नौचौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरा के महल के बगीचे में रखी। दक्षिण विजय देख लेते हैं। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, किंतु अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, एक अबिसिनियाई दास एवं सेनापति मलिक राजू ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेनाओं का सामना किया। खुर्रम ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया। खुर्रम ने इस अभियान में मांडू में पड़ाव डाला, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर व मुगलों से संधि हो गई। आगे, संधि के तहत अहमदनगर दुर्ग एवं बालाघाट की जागीर मुगलों को पुनः मिल गई, जिन्हें 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने मुगलों से छीन लिया था। अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि एवं 30,000 का मनसब और गुजरात की सूबेदारी दी व बीजापुर के शासक
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी। ठीक है, फर्जंद यानी पुत्र। आगे, अहमदनगर की नई राजधानी खिरकी थी। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदनगर की जो नई राजधानी क्या थी? खिरकी थी। आगे, मुगलों से मुकाबला करने के लिए मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई तथा मराठों को सेना में भर्ती किया। दक्षिण के इस गोरिल्ला युद्ध को स्थानीय भाषा में बारगीगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बारगीगिरी। खुर्रम तथा महावत खां के विद्रोहों के कारण जहांगीर का दक्षिण का अभियान बंद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कांगड़ा विजय। जहांगीर के समय खुर्रम एवं राजा विक्रमाजीत बघेल ने 1620 ईस्वी में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया व कांगड़ा को लाहौर के सूबे में मिला लिया। कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी गई। यह विजय जहांगीर के लिए कलंक मानी जाती है। नंबर 4 दोस्तों, कंधार खोना। 1622 ईस्वी में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर से कंधार को छीन लिया। जहांगीर की धार्मिक नीतियां देख लेते हैं। जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को जारी रखा। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जहांगीर ने वृंदावन के वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों को दान दिया। जहांगीर ने वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों को क्या किया? दान दिया। वह गौ हत्या निषेध की परंपरा को कायम रखा, जो उसके पिता के समय था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर उज्जैन के जदरूप गोसाई नामक एक हिंदू से अत्यधिक प्रभावित था। अकबर भी जदरूप गोसाई से मिलने गया था। जदरूप वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, प्रकांड विद्वान थे। मिर्जा अजीज कोका भी जदरूप गोसाई से मिले। जहांगीर ने रविवार यानी अकबर के जन्मदिन व बृहस्पतिवार अपने राज्यारोहण के दिन को साम्राज्य में पशुवध बंद करने की आज्ञा दी। जैन सिद्धिचंद को नादिर ए जमा की उपाधि दी गई। जैन सिद्धिचंद को नादिर ए जमा की उपाधि दी गई। आगे, जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने अपने पौत्रों की शिक्षा की देख रेख का जिम्मा ईसाई मिशनरियों को सौंपा। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। 1610 ईस्वी में पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दानियाल के पुत्र को ईसाई बनाया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता के उदाहरण देख लेते हैं। पहला है राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। दूसरा, कांगड़ा के किलों को जीतकर गाय कटवा कर जश्न मनाया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय आगरा व लाहौर के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया। आगे, अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। जहांगीर ने एक बार जैनियों से नाराज होकर उन्हें गुजरात छोड़कर चले जाने का आदेश दिया, क्योंकि जैन संत मान सिंह ने जहांगीर का शासन 2 वर्ष में समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। आगे, 1619 ईस्वी में शेख अहमद
सरहिंदी को जहांगीर ने इस आरोप में गिरफ्तार करवा लिया कि वह पाखंडी था तथा यह दावा करता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रथम 3 खलीफाओं से आगे था। सरहिंदी को ग्वालियर दुर्ग में बंदी बनाया गया। जहांगीर एवं यूरोपीय, चलिए आइए देख लेते हैं। 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित ब्रिटिश कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दी। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस 1608 से 11 के बीच आगरा आया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाही, लेकिन 1611 ईस्वी में उसे बिना अनुमति के ही लौटना पड़ा। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, देख रहे हैं। ये मध्यकालीन चल रहा है, लेकिन इसमें मॉडर्न में आने लगा, क्योंकि इसी के समय से जो है जहांगीर के समय से ही फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी के अनुसार 1599 ईस्वी कहा जाता है। आगे जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। वह खान यानी इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की। हॉकिंस तुर्की एवं फ़ारसी का अच्छा ज्ञाता था। उसने जहांगीर से दरबार में तुर्की में ही बात की। विलियम फिंच व फ्रांसिस्को पेलशॉट भी जहांगीर के काल में आए थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर में मिला। जहांगीर ने उसे व्यापार संबंधी अनुमति विशेष फरमान द्वारा प्रदान की। विविध तथ्य देख लेते हैं। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। जहांगीर दमा यानी अस्थमा का मरीज़ था। उसे लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मकबरा कहाँ है दोस्तों? लाहौर में, याद करिएगा, शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर फ़ारसी व तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी फ़ारसी भाषा में लिखी। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में अपने शासन के 16 वर्षों का इतिहास लिखा है। इसके बाद के 3 वर्षों का इतिहास जो है वह मोतमिद खां ने पूरा किया। किसने किया? मोतमिद खान ने। मोतमिद खान, याद रखिएगा। अंत में तुजुके जहांगीरी को मोहम्मद हादी ने पूरा किया। मोहम्मद हादी ने क्या किया? पूरा किया। जहांगीर फलों के राजा आम का बहुत शौकीन व प्रशंसक था। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई। इससे पूर्व अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय की स्मृति में कुछ सोने के सिक्के चलवाए, जिनमें अकबर एक बाज के साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष 1605 ईस्वी में कुछ सिक्के चलाए, जिन पर राम और सीता की मूर्ति के साथ देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ है। देखें कितना प्रिय शासक था, राम को फॉलो करते थे ये अकबर। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझकर उन्हें मुग़ल अमीर वर्ग यानी मनसबदारी में शामिल किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मराठे सख्त जान हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र हैं। जहांगीर के शासन काल में 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे। पहला मान सिंह, दूसरा विक्रमादित्य
और टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन जीजी अंगा को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी नियुक्त किया। जहांगीर ने लाहौर के अफगान शेख इब्राहिम बाबा को चुनार दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ कष्टप्रद चुंगियों और करों को खत्म कर दिया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक कब्र बनवाई व उस पर यह लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। केवल विलियम फिंच नामक विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। फिंच की पुस्तक का नाम लार्ज जर्नल है। क्या है? लार्ज जर्नल। मुगल काल में पिता के खिलाफ बगावत करने की शुरुआत जहांगीर के समय से ही शुरू हुई। जहांगीर के काल में अफ़गानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया। भारतीय मुसलमान, जिन्हें शेखजादा कहा जाता था, क्या कहा जाता था? शेखजादा, उन्हें भी मनसबदारों का पद मिलने लगा। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूरसागर की रचना की। ठीक है, किसके समकालीन थे सूरदास? जहांगीर के, याद रखना। जहांगीर के समय पुरुषों में कान छिदवाकर रत्न व गहने पहनने का फैशन शुरू हुआ। मतलब जो लड़के लोग कान छिदवाना स्टार्ट किए हैं वो जहांगीर के समय से ही है। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी। वह सबसे बड़ा अवगुण शराब पीना था। जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। तंबाकू 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में भारत लाई गई। इसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर को 1617 ईस्वी में तंबाकू निषेध का कानून जारी करना पड़ा। जहांगीर ने सिक्कों को सुंदर लेख से सुसज्जित कराकर आकर्षक रूप दिया। नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। किसका? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जो पच्चीकारी व सफ़ेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है। यह संगमरमर के प्रयोग का मुगल काल में प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में पहली बार भारत में पित्रादुरा का प्रयोग हुआ। किसका? पित्रादुरा का। बाद में ताजमहल में पित्रादुरा का वृहद स्तर पर प्रयोग हुआ। इस मकबरे से नूरजहां के सूक्ष्म नारीवाद की झलक मिलती है। ठीक है, अब नूरजहां जुंटा, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नूरजहां जुंटा का उल्लेख बेनी प्रसाद ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में किया है। नूरजहां के पिता गयास बेग व माता अस्मत बेग फारस के रहने वाले थे। पिता कौन थे? गयास बेग व माता अस्मत बेग। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? फारस के। वे अकबर के काल में भारत आए थे। किसके काल में दोस्तों? अकबर के काल में। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी। तो ये अपने पिता का मकबरा बनवाई थी नूरजहां। ठीक है, नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इसका विवाह अली कुली खां यानी शेर अफ़गान से हुआ था। अली कुली खां, जिसका शेर अफ़गान था, उससे हुआ था, जिसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह कर उसे नूर महल यानी नूरजहां और बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की। शेर अफ़गान यानी
कुली खां शेर अफ़गान ने बंगाल के प्रभारी कुतुबुद्दीन खां का वध किया। इस झगड़े में शेर अफ़गान मारा गया। कुतुबुद्दीन खां शेख सलीम चिश्ती का पोता था। नूरजहां जुंटा से तात्पर्य उस गुट से है जिसमें नूरजहां, उसका पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां व शहजादा खुर्रम शामिल था। ठीक है। मुतमिद खां ने इकबालनामा ए जहांगीरी में लिखा है। मुतमिद खां ने इकबालनामा ए जहांगीरी में लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। नूरजहां अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। नूरजहां ने नूरमहली वस्त्र डिजाइन बनाई। पीटर मुंडी के अनुसार उसने आगरा में नूरमहल सराय बनाई थी। आगे जहांगीर ने कहा, मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस यानी कबाब के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना वो डूब गया था। मैंने बादशाहत नूरजहां को सौंप दिया है। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। सिक्कों पर जहांगीर के साथ उसका नाम बादशाह बेगम अंकित होता था। आगे है दोस्तों, शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की भी मुहर लगती थी, वह हस्ताक्षर होते थे। यानी जहांगीर जो थे वो नूरजहां के पूरे वश में हो गए थे। ठीक है। नूरजहां ने 1621 ईस्वी में शेरे अफ़गान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहजादा शहरयार से किया। नूरजहां के भाई आसफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ का विवाह जो है शहजादा खुर्रम से किया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। नूरजहां के भाई जो आसफ खां थे ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल जिसे कहते हैं ना, उनका विवाह जो है वह शहजादा खुर्रम से किया। यानी एक तरीके से मामा के लड़की से। ठीक है। आगे, इससे नूरजहां गुट में दरार पड़ गई क्योंकि दोनों ही अपने दामादों को बादशाह बनाने की साजिश रचने लग गए। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया जिसे रोगन ए जहांगीर कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले गुलाब के इत्र का निर्माण किसने किया? तो नूरजहां की माँ जो अस्मत बेगम थी उन्होंने ही गुलाब का इत्र बनाया है। ठीक है, जिसे हम रोगन ए जहांगीरी कहा जाता है, कहा गया। आगे, नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्रों व गहनों में नई फैशन चलाई एवं वह फारसी में कविताएं लिखती थीं। नूरजहां ने अपनी चतुराई से महावत खां के विद्रोह को विफल कर जहांगीर को मुक्त कराया। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को 2 लाख रुपया सालाना की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया, जहां वह 1645 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रहीं और जहांगीर की कब्र के पास ही उसे दफना दिया गया। इति सिद्धम। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जहांगीर और नूरजहां का भी पोर्शन इसी वीडियो में कंप्लीट हुआ। और वीडियो जो है लंबा हो गया है, इसलिए जो है हम लोग अब आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन पोर्शन समाप्त किया जाए और आधुनिक भारत को स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। और वीडियो में जो भी त्रुटियां अगर हुई हैं हमसे तो प्लीज़ उसके लिए आप दिल से हमें माफ़ करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार गलतियाँ कम हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।